हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 26 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले रिवीजन करते हैं हम लोग लास्ट डे का, तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, ये 25 जून को मनाया गया। इसके अलावा वैश्विक भंडारण संपत्तियों में दूसरे सबसे स्थान पर सोना है यूएस डॉलर के बाद। कार्यात्मक साक्षरता बनने वाला तीसरा राज्य बन गया है त्रिपुरा। ओवरऑल अगर देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के तो चौथा है, और केवल राज्यों में बात की जाए तो त्रिपुरा तीसरा राज्य है, मिजोरम और गोवा के बाद। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में भारत का स्थान 99वां है। पहली बार भारत टॉप 100 में शामिल हुआ है। किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने यूपी के सोनभद्र जिले से नव्या योजना शुरू किया हुआ है। इसके अलावा सेना देशों में यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते। ये आयोजन किया गया था थाईलैंड में। एक टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले दूसरे विकेट कीपर बन गए हैं ऋषभ पंत, भारत के पहले हैं। और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया। ये टोक्यो 2020 ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के और 2024 के पेरिस खेलों में भी इंडियन हॉकी टीम के ये रहे थे सदस्य, हिस्सा। दोनों ही बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। जून 2025 में असम राज्य ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल करने का फैसला लिया है। तो ये थे साथियों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, मानसून ऑफर सिर्फ और सिर्फ 48 आवर के लिए आपके लिए लाया गया है, जिसके तहत जीएस सफलता बैच जो है आपको 299 में मिल रहा है। 1499 वाली प्राइस 299 में हुआ है सिर्फ और सिर्फ 48 आवर के लिए। मानसून ऑफर का फ़ायदा उठाइए जाकर के। अगर आपने अभी तक जीएस सफलता बैच नहीं ज्वाइन किया है, जीएस में आपको कोई सा भी प्रॉब्लम आता है बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके देखिए। इसमें पर डे 2 क्लासेज आ रही हैं, सारी क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं। आप जीएस सफलता बैच को ज्वाइन करके सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। तो अभी मौका है आपके सामने, मात्र 299 में हुआ है, लोवेस्ट एवर प्राइस है। आप इसको ज्वाइन कीजिए। एमजेटी ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहाँ से जाकर वीडियो कोड सेक्शन में जाना है आपको, वहीं पर आपको बैच मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप करिए। शाम को लाइव क्लास होती है, तो शाम को लाइव क्लास जो है 9 PM पर होती है। तो आप सब लोग 9 PM पर जुड़िए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ में चला रहा हूँ। पुस्तक लेखक हो गया है, कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हुआ था क्लास, आज इसी का पार्ट 2 होगा। ठीक है, 9 बजे मिलिए लाइव यूट्यूब पर। सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो संविधान हत्या दिवस साथियों अभी मनाया गया 25 जून को। कल ही मैंने आपको बताया था 25 जून ही वो दिन है जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश भर में इमरजेंसी की घोषणा करी थी। इमरजेंसी की घोषणा करी थी या कहीं करवाई थी, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा माना जाता है ऑफिशियली, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि राष्ट्रपति को पता भी नहीं था। तो 1975 में उसी इमरजेंसी की याद को लेते हुए संविधान हत्या दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है पिछली बार से। आप यहाँ पर देख पाओगे, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन संविधान हत्या दिवस। तो 25 जून को आपातकाल की याद में मनाया जाता है। अच्छा, इमरजेंसी कितने टाइम तक लगी थी? 21 महीने तक इमरजेंसी लगी थी। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत में इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 वाला आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 लगा था। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी पूछा जाता है राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उसी को याद करते हुए यहाँ पर संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ग्वाडेलोप की महिला में एक नए रक्त समूह, एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है? तो अभी फ्रांस के वैज्ञानिकों ने पाया हुआ है कि वहाँ पर ग्वाडेलोप में एक महिला है, उसके अंदर एक रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप आप जो भी सुनते हो, अभी तक सुनते आए हो, AB O, है ना, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो
अब यहाँ पर एक नया ही टाइप का मिला हुआ है। अच्छा, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप करके भी मिला था, क्योंकि बॉम्बे में मिला था इसलिए उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। वो भी एक बहुत रेयर ग्रुप माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और नया ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइप पाया गया है और फ्रांस के साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला है। तो फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी है एस्टेब्लिशमेंट फ्रैंकाइज़ डू सांग, या कहें फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट, इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाएगा और ये तो फ्रेंच लैंग्वेज में है। तो इसने ये घोषणा की है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा मान्यता दे दी गई है। इसको EMM निगेटिव नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? EMM निगेटिव। इसे ग्वादा निगेटिव भी कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि महिला ग्वाडेलोपियन की थी इसलिए वहाँ से ग्वाडा मिल गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया बॉम्बे ग्रुप, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वही है क्योंकि वो बॉम्बे में पहला मामला पाया गया था। तो ये सब रेयर ब्लड ग्रुप है। ओके, फ्रांस के बारे में आप जानते हो, पेरिस राजधानी, मुद्रा यूरो है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला, गूगल ने किस देश में सर्च इंजन के लिए नया AI मोड एक्टिवेट कर दिया है? तो गूगल फाइनली अब इंडिया में भी AI मोड अपना एक्टिवेट कर दिया है। इससे पहले अमेरिका वगैरह में ये पहले ही चला दिया था, शुरू किया था जब नया नया लॉन्च किया था, तो कुछ देशों में ये ट्रायल फेज में रखा था। अब इसने इंडिया में भी अपना AI मोड ऑन कर दिया है, मतलब कि इसको इनेबल कर दिया है। अब गूगल में आप AI के ज़रिए भी सर्च कर सकते हो, मतलब सर्चिंग में AI की भी मदद ले सकते हो। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कैसे मदद ले सकते हो? जैसे गूगल पर हम लोग क्या क्या चीज़ सर्च करते हैं, कोई न्यूज़ सर्च करनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या कोई इमेज चाहिए होती है, इस टाइप के। तो अब धीरे धीरे सभी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, मेटा, या फिर आप ट्विटर का देख लो, उनका भी ग्रोक AI है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सब अपना अपना AI फीचर लॉन्च कर दिए हैं। ये भी जेमिनी लॉन्च किया था गूगल का AI जेमिनी है, इसे याद रखना है ना। और माइक्रोसॉफ्ट का है कोपायलट, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये गूगल का है। ठीक है, चैट GPT आप सुने होंगे, चैट GPT ये OpenAI का है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप का सुनते हो, व्हाट्सएप AI करके ही लिखा हुआ है, मेटा AI। ठीक है, ये मेटा कंपनी का है। मेटा कंपनी के अंतर्गत आप जानते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब आ जाता है। इसके अलावा और क्या, चैट GPT हो गया, कोपायलट हो गया, जेमिनी हो गया, और ग्रोक AI किसका है? ये X का है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये इसका प्लेटफॉर्म है। तो ये सभी AI प्लेटफॉर्म है, इसको याद रखना। अब AI मोड एक्टिवेट हो जाएगा गूगल में, तो गूगल ये सर्च इंजन के लिए एक्टिवेट होगा। जेमिनी था वो अलग से यूज़ में आता था, लेकिन अब सर्च इंजन में क्या होगा कि जैसे आप गूगल से कोई चीज़ सर्च करोगे ना, तो उसमें तो AI की मदद मिलेगी ही। वो AI के ज़रिए आपके सर्च को शॉर्ट फॉर्म में करके सटीक आपको इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरा चीज़ क्या करेगा, आप इमेज जनरेट भी करवा सकते हो, मतलब एक प्रकार से ये जनरेटिव AI को भी इनेबल करने की बात कर रहे हैं। जैसे आपको कोई इमेज चाहिए, पार्टिकुलर इमेज चाहिए, कि जैसे बराक ओबामा जो हैं ये जहाज़ के ऊपर बैठे हैं या टेबल के ऊपर बैठ गए, इनके सर पे कौवा बैठा हुआ है, कुछ भी आप लिख करके जनरेट करने कहोगे तो गूगल वो इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं जनरेटिव AI। ये सब जो है जनरेटिव AI ही हैं, है ना, और इसमें कुछ चैटबॉट भी हैं। खैर, तो अब गूगल ने ये इनेबल कर दिया है भारत में भी, और ये आप मोटा मोटा समझ गए हो अब। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो गूगल लॉन्चेस AI मोड इन इंडिया विद एडवांस रीजनिंग एंड मल्टी मोडालिटी। ये और एडवांस की बात, सभी लोग अपने आप को एडवांस ही बताते हैं, हमारा वाला सबसे बढ़िया है ना। गूगल उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आबादी तक पहुँच के लिए प्रतिबद्ध है। गूगल की स्थापना आप जानते हो 1998 में हुई थी, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की थी। सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। ये अल्फ़ाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। अडानी ग्रुप ने कहाँ पर भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये शुरू किया गया है साथियों अभी गुजरात में गांधीनगर यहाँ दिया गया है, कच्छ में पड़ता है ये। ठीक है, अडानी कमीशन इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। अब देखो, ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलेगा।
कच्छ गुजरात में है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, किसी भी प्रकार से किसी मेन लाइन किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो ये पूरी तरीके से ऑफ ग्रिड है, मतलब किसी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से नहीं जुड़ा है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, मतलब इसमें कार्बन का एमिशन भी नहीं हो रहा है। तो पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन उत्पादन यहाँ करेगा। हाइड्रोजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ये हाइड्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट करेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। पानी में आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़े होगे ना कि कैसे किया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है पानी H2O में, ठीक है, H+ आयन। तो ऐसे ही ये भी करेगा, तो उसी से हाइड्रोजन जनरेट होगा। हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर फ्यूल। हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिससे कार्बन का एमिशन नहीं होता है। और यही तो हमें चाहिए फ्यूचर में, कि ऐसा एनर्जी यूज करें कि कार्बन ना एमिशन हो और ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ना हो, पर्यावरण को प्रदूषण ना हो और हमें एनर्जी भी मिल जाए। तो इसके लिए ये हाइड्रोजन ज़रूरी है। लेकिन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, तो उसको कंट्रोल करना मुमकिन, मतलब कि अब तो मुमकिन होने लगा है, पहले इतना मुमकिन नहीं था, बहुत टफ टास्क था। इसीलिए अब धीरे धीरे हाइड्रोजन लोग अपना रहे हैं, हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं। अच्छा, ये उत्पादन कर रहे हैं तो कहेंगे कि भाई कैसे ले जाओगे, पाइप कहाँ है? तो याद हो अगर आपको, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की पाइपलाइन किसने विकसित किया भाई? टाटा ने, टाटा पावर ने। टाटा पावर ने क्या किया कि हाइड्रोजन को कैरी करने वाली पाइपलाइन बना दी है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, तो इसके लिए कुछ हाईटेक लेवल की ही पाइपलाइन चाहिए, ये वाली आम पाइपलाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन उत्पादन ये करेंगे, पाइपलाइन टाटा वाले बिछा देंगे और उसके बाद फ्यूचर में आपको हाइड्रोजन से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाल ही में जारी, अच्छा, हाइड्रोजन संयंत्र अभी हिमाचल प्रदेश में भी स्थापित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अगली साल तक 2026 में मार्च महीने तक बन जाने वाला है पहला ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। ये बात याद रखना, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये पूछा जाता है। भारत की रैंक थोड़ा सा सुधरी है, 115वें स्थान पर अब हम लोग आ गए हैं, 115वें स्थान पर आ गए हैं वैश्विक शांति सूचकांक में, कि अपने यहाँ कितना शांति है। शांति सूचकांक में आपको हमेशा बताता हूँ कि आई स्पाइस आप बचपन में खेलते थे ना, तो आई स्पाइस मतलब कि पीस कर लो, तो आइसलैंड पीस इंडेक्स में हमेशा टॉप पर रहेगा, ठीक है, आई स्पाइस। ऐसे ही फिनलैंड को फनलैंड, खुशहाली सूचकांक में फिन खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहेगा, और शांति सूचकांक में आइसलैंड हमेशा टॉप पर रहेगा, आई स्पाइस, ठीक है, पीस इंडेक्स में आइसलैंड। अच्छा, दूसरे पर आयरलैंड है, तीसरे पर न्यूजीलैंड है। भारत 115वें पर है। सबसे लास्ट में इन्होंने रखा है रूस को, 163वें स्थान पर लास्ट में रखा है। अब वो दिन दूर नहीं, अभी अगला जब इंडेक्स आएगा तो हो सकता है ये ईरान को रख दें, या इसी इंडेक्स में हो सकता है 162वां देश ईरान को रखेंगे। ये यूएस वाले हैं, इनको अपने हिसाब से लगता है कि जो ज़्यादा जहाँ पर जो गलत कर रहा है उसको डाल देते हैं सभी इंडेक्स में लास्ट में, ठीक है। खैर, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा ये जारी किया गया है, 19वां संस्करण था। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे इंडेक्स आए हैं, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे अभी मैंने ग्लोबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक बताई थी रिपोर्ट, इसकी रैंकिंग में भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ज़्यादा संस्थान के मामले में भारत चौथे पर आ गया था। IEA की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में विद्युत उत्पादन के मामले में हम लोग तीसरे हैं, अमेरिका और चाइना के बाद। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हम लोग 71वें पर हैं, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत पूछा जाता है, 131वें पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसमें है 10वें पर है हम लोग। UNDP का मानव विकास सूचकांक बहुत पूछा जाता है, UN डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, खुशहाली इंडेक्स जो अभी मैंने आपको बताया, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वें पर है। शांति सूचकांक में 115 पे और हैप्पीनेस सूचकांक में 118 पे। मुक्त भाषण सूचकांक में फ्री स्पीच में 24वें पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वें पर, ठीक है। टेररिज्म से प्रभावित देशों की ये लिस्ट थी, इसमें 14वें पर भारत है। अगला, जून 2025 में इफ्को ने कहां पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो
इफ़को जो है, आपको याद होगा 2-3 साल हो गए मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि इफ़को ने भारत में दुनिया का पहला नैनो यूरिया या नैनो लिक्विड यूरिया बनाया हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था कि मात्र आधी बोतल यूरिया जो होगा ये पूरे 1 बोरी यूरिया के बराबर होगा। आधा बोतल का जो लिक्विड यूरिया होगा, नैनो यूरिया, है ना, इसको इफ़को ने बनाया। भारतीय कंपनी है, भारतीय संस्थान है, और दुनिया में पहली बार भारत के साइंटिस्ट ने ऐसा किया है, लिक्विड फॉर्म में यूरिया डेवलप किया है जो 1 बोरी यूरिया के बराबर होगा, आधी बोतल। तो खैर, अब इसी को डेवलप करने के लिए हम लोग इंडिया में तो डेवलप कर ही रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन को हम लोग अब विदेशों में करेंगे। तो अब इफ़को ने ही ये बनाया था। इफ़को ही पहला अपना विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र या कहें प्लांट ये डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए स्थापित किया है ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ब्राज़ील आप जानते हो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील। तो इफ़को टू सेट अप द फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन ब्राज़ील। ओके, तो ये बात याद रखना, ब्राज़ील में अब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वहाँ पर ये नैन ऑफर्ट के साथ समझौता किया है। जब भी जाएंगे तो वहाँ के रीजनल कंपनी समझौता करना ही पड़ता है। 4.5 मिलियन लीटर का उत्पादन करेगी, इससे वैश्विक पहुँच बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। नैनो उर्वरक पारंपरिक उपयोग में कटौती करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाने में भी काम आती है। ब्राज़ील के बारे में, ब्रासिलिया राजधानी है, और इसके बाद मुद्रा इसकी ब्राज़ीलियन रियल है। राष्ट्रपति लुइस इनिसियो लूला डी साल्वा है और महाद्वीप दक्षिण अमेरिका पर पड़ता है। अगला, हाल ही में भारत सहित कितने देशों को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्राज़ील में अभी हुआ था ब्रिक्स समिट, ठीक है ना, इस बार का होगा ब्रिक्स समिट। भारत सहित कितने देशों को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत समेत 6 देशों को अभी ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर, इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री गेट ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल। तो वैश्विक तंबाकू के कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए ये दिया गया है अवार्ड। किसे किसे? भारत, मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन को। तो टोटल 6 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए। वैश्विक तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को वैश्विक तंबाकू निषेध दिवस या तंबाकू नियंत्रण दिवस। ओके, चलिए, WHO के बारे में तो आप जानते ही हो ना। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल के दिन स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में, ठीक है। तो इसीलिए 1948 में, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी याद रखना। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, टेड्रोस अधनोम इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश के एक जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। वो जिला कौन सा है? आगरा। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। तो देखिए, सेंटर अप्रूव साउथ एशिया यूनिट ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट आगरा। तो ये साउथ एशिया की यूनिट है, ये पूरे साउथ एशिया के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी यूनिट। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र के रूप में या कहें CSARC के रूप में स्थापना होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ होगा भाई? आगरा में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना इसको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की जाह्नवी डांगेटी ने टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 मिशन के लिए चुनी गई पहली भारतीय IASP पूर्व छात्रा के रूप में इतिहास रचा? ये भारतीय मूल की हैं जाह्नवी डांगेटी। इन्होंने US में यानी कि अमेरिका में टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 मिशन के लिए सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है। और ये चूंकि भारतीय IASP की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं और ऐसा करने वाली ये पहली व्यक्ति बनी है। ये रहने वाली हैं आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगेटी सेलेक्ट की गई हैं नासा के स्पेस मिशन के लिए, ठीक है। तो नासा का है ये, और ये पहली भारतीय IASP की पूर्व छात्रा हो गई हैं। नासा 2029 में ये मिशन लॉन्च करेगा, टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन मिशन। नासा के बारे में आप जानते हो 1958 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष अभी इसके कार्यवाहक के रूप में है जानेट पेट्रो।
जानेट पेट्रो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, अभी एक्टिंग की भूमिका में हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 में कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इनके बारे में खूब अच्छा बात बोला था। एक हफ्ते नहीं हुए बंदे ने दोबारा गोल्ड जीत लिया। अभी डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड जीता था, पेरिस डायमंड लीग में, अभी फिर से इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 में भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। देखिए, नीरज चोपड़ा विंस ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक। 85.29 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका है, क्योंकि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यहाँ पर 84 दिया गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 85.29 मीटर का है। ठीक है, ऑस्ट्रेवा वाले में। और पेरिस डायमंड लीग में अभी इन्होंने जीता ही था, एक सप्ताह के भीतर दूसरा गोल्ड आ गया। भाला फेंक में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, अभी तक मैंने कभी नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ। भाला फेंक में अगर ओवरऑल विश्व रिकॉर्ड की बात की जाए तो चेकिया के जान जेलेजनी के नाम है, जो 1996 में 98.44 मीटर की दूरी तक भाला फेंके थे। 98.44 मीटर, पता नहीं क्या खा के फेंके थे। 1996 से आज 2026 आने को है, लगभग 30 साल हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है इनका, है ना। तो ये चेकिया के ही हैं, वहीं के हैं जहां पर ये आयोजन हो रहा था। तो भाई साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली कंट्री है जहां पर ये आयोजन हो रहा था। ठीक है, अगला, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, मानसून ऑफर का फ़ायदा उठाइए। 48 आवर हैं आपके पास, आप फटाफट से 299 रुपये का आप ये जीएस सफलता बैच ले सकते हैं, वरना इसका प्राइस बढ़ करके 1499 में हो जाएगा फिर से। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है MZT ऐप पर जाना है और MZT ही कूपन कोड यूज़ करना है। मैं MZT ही कूपन कोड रखा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो आप इसको लेकर के आप सभी सब्जेक्ट्स का जीएस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो विद 12 महीने की वैलिडिटी। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो इन नंबर्स पर, जो आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर आप व्हाट्सएप करोगे। मान लो एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ से भी व्हाट्सएप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ गई है, तो जो लोग को इंग्लिश में चाहिए थी वो लोग भी अब ई बुक ले सकते हैं ऐप पर जा करके। ओके, लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किस संघ शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो लक्षद्वीप में नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों में विधानसभाएं हैं। ठीक है ना, केवल तीन ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, बाकी किसी में विधानसभा नहीं है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है लिखा नहीं गया है, मैं ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक का आंसर मुझे बताइए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो पहली बार ई मोबाइल वोटिंग सुविधा शुरू करने जा रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि G20 से G21 हो गया है, तो जो ये G21 हुआ है ना, ये G21 में मतलब 21वां सदस्य कौन जुड़ा है, ये कमेंट करके बता दीजिए। क्या कोई देश है, क्या कोई संगठन है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन मैं नहीं देने वाला हूँ, आप आंसर करिए अपने मन से, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह भी कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। थैंक यू सो मच। जिनका क्वेश्चन का आंसर सही होगा उनको मैं दे दूंगा हार्ट, बाकी लोग समझ जाएंगे कि सही आंसर किसका है। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।